Good morning students. This is Mayuri Kashyap, biology faculty from Optimus Medical Institute, Boring Road, Patna. लास्ट लेक्चर में हमने ट्रॉपिक लेवल और फूड चेन के बारे में डिस्कस किया था। उसी में हमने फूड वेव भी देखा था कि फूड वेव क्या होता है। जो इंटर कनेक्शन है सारे के सारे फूड चेन का, उसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेव बोलते हैं। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि फूड वेव के कारण जो हमारे इन्वायरमेंट का इक्विलिब्रियम है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टैसिस, वो क्या रहता है, मेंटेन्ड रहता है। ठीक है। सो ब्रांच टू स्टडी होम्योस्टैसिस, उसे हम क्या बोलते हैं, साइबरनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड से। इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, दिया किसने था, चार्ल्स इल्टॉन ने दिया था, और इसी कारण इसे हम इल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्टोनियन पिरामिड। इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इल्टॉन ने इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट दिया था, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इल्टोनियन पिरामिड। ठीक है। It involves graphical representation of number of individuals, biomass and content of energy in each tropic level of ecosystem। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ही ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ा था, एक बार हम फिर से देखते हैं। ट्रॉपिक लेवल कहने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशनल लेवल। कहने का मतलब अगर आप यहाँ देखें तो इसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। कहने का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो इनिशियली क्या कर रहा है, खुद से फूड को प्रिपेयर कर रहा है और ये कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या बोल सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस। याद होगा आपको, प्रोड्यूसर्स यानी बायोटिक कंपोनेंट में, बायोटिक फैक्टर में सबसे पहला हमने लिखा था प्रोड्यूसर्स, जिसे हमने कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर कहा था। ठीक है। तो उसमें आपके दो आए थे, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, जो लाइट एनर्जी का यूज़ करके फूड प्रिपेयर करते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉप किसे बोलते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक केमिकल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, केमिकल कंपाउंड। क्लियर। सो कीमो ऑटोट्रॉप्स में कौन आ जा रहा था, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और फोटो ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट। तो ये जो दोनों हैं ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो इन्हें हम कौन से ट्रॉपिक लेवल के अंदर रखते हैं, T1 के अंदर रखते हैं। ठीक है। दूसरा हमने देखा, इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर को फीड करता है। इसे हम रखते हैं T2 के अंदर, यानी ट्रॉपिक लेवल 2 के अंदर रखते हैं। फिर तीसरा जो प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करता हो, उसे हम रखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी T3। और लास्ट दैट इज टर्शियरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को फीड करता हो, इसे हम रखते हैं T4। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जनरली क्या होता है इकोसिस्टम, अगर सिंपल इकोसिस्टम है तो 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं। अगर इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स है तो टर्शियरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर इंक्लूड हो जाता है किसके, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कार्निवोर के बीच, टॉप कंज्यूमर्स के बीच। समझ में आ गई बात। सो यहाँ टर्शियरी कंज्यूमर ही क्या है, टॉप कंज्यूमर है। अगर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होगा तो क्या होगा, बीच में एक टर्शियरी कंज्यूमर इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है। सो ट्रॉपिक लेवल कहने का मतलब जो अलग अलग लेवल पे हमने न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऐसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक है। सो अब इन्हीं ट्रॉपिक लेवल को में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, या उन नंबर ऑफ इंडिविजुअल का जो बायोमास है, या जो एनर्जी हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसे अगर हम ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। So what is ecological pyramid? It involves graphical representation of number of individual, biomass या content of energy in each tropic level of ecosystem। कहने का मतलब T1 पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, या T2 पे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स ज़्यादा है, मान लीजिए 2n हो गया तो ज़्यादा हो गया ना, या T3 पे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल मान लीजिए ज़्यादा है या कम हो गया, मान लीजिए n/2 हो गया। ठीक है। सो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम अगर दिखा रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये तो नंबर की बात होगी। अगर हम इसी को T1 में बायोमास कितना है, T2 में बायोमास कितना है, T3 में, सो ये सारे जो रिप्रेजेंटेशन है इसे ही हम एक साथ क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल pyramid। What is ecological pyramid? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के नंबर का रिप्रेजेंटेशन, या किसी इंडिविजुअल्स के बायोमास का रिप्रेजेंटेशन, या एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन हर ट्रॉपिक लेवल में, इसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं।
समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इस पिरामिड को हम और डिटेल में एक एक करके अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे पिरामिड ऑफ अ नंबर। क्या होता है पिरामिड ऑफ नंबर? रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। इसे हम क्या बोल रहे हैं? बायोटिक पोटेंशियल। अगर आपको बायोटिक पोटेंशियल याद हो तो हमने रिप्रेजेंट किया था ना स्मॉल आर से, ठीक है। सो बायोटिक पोटेंशियल इसे हम बोल रहे हैं, यानी हर ट्रॉपिक लेवल में आपको कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल मिल रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? पिरामिड ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें या फॉरेस्ट इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम, हमने पढ़ा है ये तीनों इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल भी हमने देखा था, फाइटोप्लैंक्टन्स को ईट करता था जू प्लैंक्टन के बाद कौन सा आ जाता था? स्मॉल फिश देन लार्ज फिश। तो अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो अगर आप याद होगा आपको, जो फाइटोप्लैंक्टन तो काफ़ी छोटा ऑर्गेनिज्म है, छोटा ऑर्गेनिज्म है। तो उस ऑर्गेनिज्म का जो नंबर अगर हम काउंट करें तो एक लार्ज फिश जो सबसे टॉप मोस्ट यानी T4 लेवल में आ रहा था फाइटोप्लैंक्टन पॉन्ड इकोसिस्टम में, ठीक है। सो अगर हम T4 का नंबर देखें और अगर हम T1 का नंबर देखें पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो फाइटोप्लैंक्टन जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उसका नंबर क्या होगा? हमेशा ज़्यादा होगा, और T4 का क्या होगा? कम होगा। इसीलिए ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं, ये पिरामिड में देखिए जो T1 लेवल हमने यहाँ दिखाया है, ये जो T1 लेवल है, इस T1 में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। फिर आप देखिए T1 फाइटोप्लैंक्टन के बाद उससे बड़ा ऑर्गेनिज्म आता है, दैट इज़ जू प्लैंक्टन। वो बड़ा तो है बट उसका नंबर क्या है? कम है। तो T2 क्या होगा? T1 से छोटा होगा। फिर आ रहा है यहाँ T3 में आ जाते हैं स्मॉल फिश। जू प्लैंक्टन से भी बड़ा ऑर्गेनिज्म क्या होगा? स्मॉल फिश, जो कि क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ नंबर कम होगा, तो इसीलिए हमने और कम कर दिया पिरामिड में। और लास्ट क्या आ जा रहा है? लार्ज फिश, जो कि बायोमास में तो बड़ा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें, नॉट बायोमास, इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें उस ऑर्गेनिज्म का, तो उसका जो साइज़ है वो क्या है? बड़ा है, बट उसका नंबर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। सो इसका जो पिरामिड है ये कैसा है? इसे हम अपराइट पिरामिड बोलेंगे। अपराइट कहने का मतलब बेस जो होगा वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा, और जो टॉप होगा वो कम होगा। यानी पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम इन तीनों का देखें, ग्रासलैंड का, फॉरेस्ट का या पॉन्ड का, तो ये क्या होता है? काफ़ी नहीं, अपराइट होता है। समझ में आ गया? वहीं हम अगर ट्री इकोसिस्टम की बात करें, अगर आपको ट्री इकोसिस्टम याद हो, तो ट्री इकोसिस्टम में जो सबसे पहला था वो ट्री था, ठीक है। ट्री को कौन फीड कर रहा था? अगर आपको याद होगा, इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स के बाद बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद आपका नेक्स्ट क्या आ रहा था? सबसे लास्ट माइक्रो। तो अगर आप T1 देखें, T1 का नंबर क्या था? एक ट्री था, उसी ट्री पे बहुत सारे इंसेक्ट्स थे, उस इंसेक्ट्स को बहुत सारे बर्ड्स खा रहे थे, ठीक है। और उस बर्ड्स को बहुत सारे माइक्रोब्स क्या करते हैं? ईट कर सकते हैं एज अ पैरासाइट इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। सो अगर इस इकोसिस्टम में देखा जाए, तो अगर हम इनिशियली बात करें T1 लेवल पे क्या है? ट्री। तो ट्री का जो नंबर है वो कितना है? 1, ठीक है। बट अगर हम पैरासाइट की बात करें जो T4 में आ रहा है ना, उसका नंबर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए जो ट्री इकोसिस्टम है उसमें अगर देखें तो उसका पिरामिड कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड होने के पीछे रीज़न क्या है? कि T4 का जो नंबर है वो T1 से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हर लेवल पे नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ट्री इकोसिस्टम के अंदर। सो ट्री इकोसिस्टम का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार आता है इससे, कि पिरामिड ऑफ नंबर का अगर देखें ग्रासलैंड इकोसिस्टम का तो कैसा होगा? अपराइट होगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का अगर देखें तो भी कैसा होगा? अपराइट होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम का देखें तो भी कैसा होगा? अपराइट होगा। बट ट्री इकोसिस्टम का पूछे तो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। चलिए इसे हम एक डायग्राम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। यहाँ मैंने एक पिरामिड दिखाया आपको, ठीक है। ये पिरामिड है ग्रासलैंड का। किसका पिरामिड है? ग्रासलैंड का। तो अगर हम ग्रासलैंड के पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें, तो अगर आप देखिए प्रोड्यूसर ग्रासेस है यहाँ, तो ग्रासेस का नंबर अगर आप देखिए तो क्या है? काफ़ी ज़्यादा है ना, दिख रहा होगा आपको डायग्राम। फिर प्रोड्यूसर्स को कौन ईट करता है? हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स का नंबर है आप यहाँ देखिए 2 है।
2 दिख रहा है ना। तो T1 प्रोड्यूसर्स क्या है T1 और हार्बीवोर्स क्या है T2। तो T1 का नंबर ज़्यादा है और T2 का नंबर क्या है, कम है। फिर और ऊपर जाइए, प्राइमरी कार्निवोर यानी हार्बीवोर को जो ईट कर रहा है, इसका नंबर क्या हो गया, कम हो गया ना, 1। टॉप कार्निवोर, ये भी क्या है, कम, 1 ही है ना। सो इस पिरामिड में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, जो नंबर है वो जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज़ करें वैसे वैसे नंबर कम होते जा रहा है। तो इसीलिए पिरामिड आपका कैसा होगा, अपराइट होगा। अपराइट पिरामिड होगा ना। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कैसा होता है ग्रासलैंड का पिरामिड, अपराइट होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, प्रोड्यूसर लेवल पे नंबर ज़्यादा है। फिर आगे जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ रहे हैं, यहाँ T1 प्रोड्यूसर का हो गया T1, ये T2, फिर ये T3 और ये T4। सो T1 लेवल पे नंबर ज़्यादा है तो बेस कैसा है, ब्रॉड है, और टॉप कैसा है, शॉर्ट है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, अपराइट पिरामिड बोल रहे हैं। समझ में आ गई बात। और पॉन्ड इकोसिस्टम की तो बात हमने कर ली, उसका पॉन्ड इकोसिस्टम बोल रहे हैं, ट्री इकोसिस्टम की भी बात हमने कर ली। ट्री इकोसिस्टम में क्या होगा, जो ट्री होगा वो एक अकेला होगा, है ना। ट्री एक सिंगल होगा और उसको कौन फीड कर रहा है, इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स का नंबर उस ट्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा, भले ही छोटे हैं बट नंबर में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। सो उसी तरह अगर देखा जाए तो ट्री इकोसिस्टम का कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि बेस कैसा है, छोटा है, और टॉप कैसा है, ब्रॉड है, चौड़ा है। तो पिरामिड कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। समझ में आ गई बात। सो पिरामिड ऑफ नंबर कहने का मतलब हम हर एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम में, तो उसे हम बोल रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर। समझ में आ गई बात। सो हम याद रखिएगा, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा कि ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और पॉन्ड इकोसिस्टम, इन तीनों का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, अपराइट होगा। और ट्री इकोसिस्टम का कैसा होगा, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन ईच ट्रॉपिक लेवल दैट इज ए स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझिए, जो ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा है। अब ऑर्गेनिक मटेरियल कहने का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है ना। सो तो ऑर्गेनिक फूड का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे ही हम क्या बोलते हैं, बायोमास, ठीक है। सो हर ट्रॉपिक लेवल पे कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हो रहा है पिरामिड के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ अगर देखिए अगेन हमने लिखा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ट्री इकोसिस्टम। इन तीनों इकोसिस्टम में अगर आप देखें तो तीनों इकोसिस्टम कैसा है, अपराइट। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स है, यानी अगर ट्री इकोसिस्टम की बात करें या फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ग्रासलैंड, तीनों में जो T1 लेवल है यानी जो प्रोड्यूसर लेवल है, अगर उसको देखें तो उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। समझ में आ गई बात। इसीलिए जो इन तीनों का बायोमास का पिरामिड होगा वो कैसा होगा, अपराइट होगा। समझ में आ गई बात। यानी T1 लेवल पे बायोमास क्या होगा, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होगा, चाहे वो ट्री हो चाहे वो ग्रास हो, ठीक है, उनमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर T2 पे जैसे जैसे वो ट्री से ट्रांसफ़र होगा हार्बीवोर्स में, तो हार्बीवोर्स में कम हो जाएगा। फिर हार्बीवोर से फिर कार्निवोर्स में तो और कम हो जाएगा। फिर टॉप कार्निवोर्स में तो और ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बायोमास कम हो जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ बायोमास बात करें तो ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और ट्री का क्या होता है, जो पिरामिड होता है वो अपराइट होता है। बट यहाँ पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर बात करें तो पॉन्ड इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ट्री इकोसिस्टम, इन तीनों इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो हमेशा अपराइट होगा, और पॉन्ड इकोसिस्टम का कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। क्यों, क्योंकि पॉन्ड इकोसिस्टम में जो सबसे पहला आ रहा है दैट इज़ फाइटोप्लैंक्टन, उनका ऑर्गेनिक बायोमास जब कैलकुलेट किया गया, देखा गया तो जू प्लैंक्टन से क्या था, कम था। फिर जू प्लैंक्टन से बायोमास इन टर्म्स ऑफ बायोमास ज़्यादा था कौन, स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट जिसमें मिला वो था लार्ज फिश। तो लार्ज फिश किस में आता है, T4 में।
तो T4 का जो बायोमास था वो ज़्यादा था T3 से, फिर T3 का ज़्यादा था T2 से एंड T2 का ज़्यादा था T1 से। इसी कारण जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसका जो पिरामिड है वो कैसा है, इन्वर्टेड है। समझ में आ गई बात। देखिए यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया गया है पिरामिड ऑफ बायोमास को, ठीक है। इस चार्ट को हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग ही लिए हैं, NCERT से ही लिए हैं, ओल्ड NCERT से, ठीक है। सो पिरामिड ऑफ बायोमास अगर देखा जाए तो देखिए ग्रासेस, ठीक है, ग्रासेस क्या है, प्रोड्यूसर्स, ठीक। सो ग्रासेस को कौन फीड करता है, रैबिट, रैट एंड माइस एक्सेट्रा, बहुत सारे आते हैं हार्बीवोर्स के अंदर। फिर इन्हें कौन फीड कर रहा है, स्नेक, लिजर्ड एक्सेट्रा, इसे हम प्राइमरी कार्निवोर बोल रहे हैं। और फाइनली इसे कौन ईट कर रहा है, बर्ड, ठीक है, यानी ये T4 लेवल आ रहा है। तो अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी ये वाला जो इकोसिस्टम है हमारा, ये क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, दिस वन, तो इसमें ग्रासेस का जो बायोमास होगा वो ज़्यादा होगा। अगर आप देखें इस टेबल में यहाँ ब्रॉड बनाया है ना, इससे कम किसका होगा, रैबिट, रैट, माइस, इन सब का। फिर उससे कम क्या होगा, प्राइमरी कार्निवोर का। और सबसे कम किसका होगा, बर्ड्स का। तो इसीलिए इसका ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड है बायोमास का वो कैसा होगा, अपराइट होगा। लेकिन वहीं अगर आप देखें पॉन्ड इकोसिस्टम, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में सबसे पहला फाइटोप्लैंक्टन, इनका आप क्या देख रहे हैं, कम है, सबसे कम है। फाइटोप्लैंक्टन से थोड़ा ज़्यादा किसका बायोमास दिखा रहा है, जू प्लैंक्टन का। जू प्लैंक्टन से थोड़ा ज़्यादा स्मॉल फिश का, और स्मॉल फिश से थोड़ा ज़्यादा किसका दिख रहा है, लार्ज फिश का। समझ में आ गई बात। सो अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें इन टर्म्स ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास, तो कैसा होगा पिरामिड ऑफ बायोमास पॉन्ड इकोसिस्टम का, इन्वर्टेड होगा। और बाकी अदर ग्रासलैंड का, फॉरेस्ट का या ट्री इकोसिस्टम का कैसा होगा, अपराइट होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, यहाँ भी हमने पहले ये एग्जांपल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था पिरामिड ऑफ नंबर के बेसिस पे। पिरामिड ऑफ नंबर किसका देखा था, ग्रासलैंड का, तो प्रोड्यूसर्स का देखा ज़्यादा है, हार्बीवोर्स का ज़्यादा है। अगर आप हार्बीवोर्स का क्या है, इससे प्रोड्यूसर से कम है। तो पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड का कैसा था, उसका भी अपराइट था। क्यों, क्योंकि बेस कैसा है, ब्रॉड है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ नज़र डालें तो यहाँ दिया गया है बायोमास, ठीक है। तो बायोमास अगर ग्रासलैंड का आप देखें, प्रोड्यूसर्स का कितना है यहाँ 1000 kg, फिर हार्बीवोर्स का 100 kg, यहाँ फिर 10 kg, और यहाँ कितना है 1 kg। तो अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर हम बायोमास की बात करें, ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा किसका है, प्रोड्यूसर्स का, फिर हार्बीवोर्स का, फिर प्राइमरी कार्निवोर का, और देन टॉप कार्निवोर का, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, चाहे ट्री इकोसिस्टम चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इन सबका कैसा होगा, अपराइट होगा। बट पॉन्ड इकोसिस्टम का कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। सो समझ में आ गई बात। अभी तक हमने दो देखा, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास। अगेन रिपीट कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ नंबर में याद रखिएगा जो ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है और पॉन्ड है, इन तीनों का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, अपराइट होगा। और पिरामिड ऑफ नंबर में ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड इन्वर्टेड होगा। रीज़न मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो ग्रासलैंड का, फॉरेस्ट का और ट्री का, इन तीनों का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, अपराइट होगा। और पॉन्ड इकोसिस्टम का जो पिरामिड होगा इन टर्म्स ऑफ बायोमास वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे। एनर्जी क्या होता है, जो फूड है उस फूड में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे प्रोड्यूसर ने जो इनऑर्गेनिक केमिकल के हेल्प से ऑर्गेनिक फूड बनाया है, उस फूड का में जो एनर्जी है उसी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ना। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी कहने का मतलब रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ इक्वल, मतलब हर ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी है वो कितना है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ पिरामिड ऑफ एनर्जी, हर ट्रॉपिक लेवल में कितना एनर्जी है उसे हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो हमेशा याद रखिएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा। कहने का मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगा, हमेशा कम होगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे एक लॉ दिया था, किसने दिया था, लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, आपने पहले भी पढ़ा होगा
क्या बोला गया 10% लॉ के हिसाब से कि ओनली 10% ऑफ टोटल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय ईच ट्रॉपिक लेवल इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट। कहने का मतलब जो टोटल एनर्जी, मान लीजिए प्रोड्यूसर ने टोटल एनर्जी कुछ, प्रोड्यूसर ने जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया है उसका कुछ सर्टेन एनर्जी है, मान लीजिए एक्स, तो एक्स का 10% नेक्स्ट लेवल को ट्रांसफ़र होगा, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को, कहने का मतलब T2 को, और T2 के पास जो एनर्जी गया है एक्स का 10%, अब उसका 10% ही नेक्स्ट लेवल को ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसफ़र का, ये बोला था, दिया था लिंडमैन ने, और इसे हम कौन सा लॉ बोलते हैं, 10% लॉ। कहने का मतलब only 10% of total energy obtained by each tropic level is transferred to the next। ठीक है, मतलब सिर्फ 10% ही टोटल एनर्जी जो कि ऑब्टेंड हुआ है हर ट्रॉपिक लेवल में, तो हर ट्रॉपिक लेवल का 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉपिक लेवल को ट्रांसफ़र होगा। तो अगर ऐसा होगा तो T1 में सबसे ज़्यादा होगा ना, तो T1 का 10% एनर्जी T2 को ट्रांसफ़र होगा, फिर T2 का 10% T3 को ट्रांसफ़र होगा, T3 का 10% किसको ट्रांसफ़र होगा, T4 को। तो T4 ऑफ देयर इकोसिस्टम क्या होगा, सबसे वीक होंगे ना एनर्जी के मामले में। ठीक है, सो इसीलिए बोला जा रहा है कि हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होगा, अपराइट होगा। क्यों, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, अब उसका 10% T2 को, फिर T2 का 10% T3 को, और T3 का 10% T4 को। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि जो बेस होगा यहाँ ब्रॉड होगा, तो ब्रॉड बेस होगा और टॉप कैसा होगा, छोटा होगा, तो पिरामिड कैसा होगा, अपराइट होगा। समझ में आ गई बात। अब हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है पिरामिड के बारे में वो हमारे NCERT में भी दिया गया है। NCERT में जो दिया गया है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। NCERT में अगर आप फिगर देखें तो NCERT में ये फिगर दिया गया है, मेंशन्ड है, आप देखिएगा NCERT खोल करके 248, 246, 247 इन सब में पिरामिड के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखें, सबसे पहला हम लोग देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड के नंबर की बात की गई है। तो ओनली 3 टॉप कार्निवोर आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट। अब इसे समझते हैं। कहने का मतलब यहाँ देखिए, अगर हम प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात करें तो इसका नंबर कितना है, दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ देखिए इसका भी नंबर दिख रहा है आपको, है ना। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ भी आपको नंबर दिख रहा है 3,54,000, और अगर टर्शियरी कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ भी दिख रहा है 3। ठीक है, सो अगर हम नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की नंबर की बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर क्या है, 58,42,000। ठीक है, वहीं अगर हम T2 लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो कितना है, 7,08,000, और सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो कितना है, 3,54,000, और टर्शियरी कंज्यूमर की बात करें तो कितना है, 3। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो पिरामिड है आपको कैसा दिख रहा है, अपराइट पिरामिड है। समझ में आ रही बात। सो यही पॉइंट यहाँ लिखा है, ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स। कहने का मतलब है कि सिर्फ 3 ऊपर के 3, जैसे यहाँ अगर हम देखें कार्निवोर्स के बारे में तो सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और इसके बाद एक और ही कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि नंबर आप देखिए यहाँ 3 हो गया है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एक होगा ना, उससे कम 0 तो हो नहीं सकता, 0 मतलब कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्रॉपिक लेवल हम ज़्यादा नहीं कर सकते, ट्रॉपिक लेवल मैक्सिमम 4 से 5 या मैक्सिमम 6 जा सकता है। ठीक है ना। सो अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें, इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करें तो कितना कैसा होगा, अपराइट होगा। दिख गया, NCERT में भी आपका डायग्राम दिया गया, NCERT आप सबके पास होगा ही, देखिएगा उसको। फिर दूसरा यहाँ दिया हुआ है, पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। अब देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो बायोमास देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर का कितना है, 809 kg पर मीटर। ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें 37, सेकेंडरी कंज्यूमर 11, और टॉप यानी टर्शियरी कंज्यूमर यहाँ पे कितना हो गया, 1.5। तो बायोमास भी अगर आप देखिए ग्रासलैंड का तो क्या हो गया है, घट गया है ना, डिक्रीज़ हो गया है ना। सो अगर हर लेवल पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है।
जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो पिरामिड है ये भी कैसा होगा, अपराइट होगा। क्यों? क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पे कम होते जा रहा है। समझ में आ गई बात। ये भी एनसीईआरटी का दूसरा डायग्राम है, आप देखिएगा आपको मिलेगा। सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में चाहे अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें या पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें या इवन पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें, तो तीनों कैसा होगा, अपराइट होगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। अगर आप यहाँ देखें, ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास किसका है, पॉन्ड इकोसिस्टम का। पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन आ रहे थे ना, तो यहाँ देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर का जो डेटा दिया वो कितना दिया, 4। प्राइमरी कंज्यूमर का जो बायोमास है वो कितना दिया, 21। तो और ये आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। सो अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम के बायोमास की बात करें तो बायोमास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का कम होता है प्राइमरी कंज्यूमर से। इसी कारण जो इसका पिरामिड होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ये आपका एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ पेज नंबर भी मेंशन है 248। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन जो दिया हुआ है दैट इज़ ये वाला। अगर आप देखें तो ये किसका है, समझ में आ ही रहा होगा आपको, एनर्जी। जूल, जूल किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को ना। सो हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आगे देखेंगे। मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो जो लाइट एनर्जी के हेल्प से क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस लाइट एनर्जी का सिर्फ 1% ले पाते हैं। और अब उस 1% का वो क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र करें। तो सोचिए कितना कम एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। सो यहाँ अगर हम बात करें तो सनलाइट का एनर्जी कितना है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, 10 लाख है ना। ठीक है, सो अब इस 10 लाख जूल एनर्जी का कितना 1% प्राइमरी प्रोड्यूसर ले रहा है, तो 1% कितना हो गया, 10,000। ठीक है, तो मान लीजिए प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास कितना है, 10,000। 10,000 का 10% अब नेक्स्ट को ट्रांसफ़र होगा कितना, 1,000। 1,000 का 10% कितना, 100। 100 का 10% कितना, 10 जूल। तो हर ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र हो रहा है अकॉर्डिंग टू लिंडमैन रूल। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा। और इसके पीछे लॉ है, कौन सा लॉ, 10% लॉ। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ठीक, सो ये था आपका पिरामिड्स किसके किसके बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे और एनर्जी के बेसिस पे। अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्टिविटी का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ब्रैकेट में मैंने सिंपली लिखा है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, आउटपुट पर यूनिट इनपुट। ठीक है, इसको और अच्छे से हम समझते हैं, ध्यान से सुनिए। प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब होता है जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं उसे हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इसे हम और क्लियरली समझते हैं जब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दो अलग अलग टर्म में। पहला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज ऑफ 2 टाइप, वन इज़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ हम समझते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझेंगे, फिर अपने आप हमें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी समझ आ जाएगा। सो व्हाट इज़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ध्यान से सुनिए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन है सिंथेसिस किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कैसे, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके मदद से। और ये कैसे होता है आप सबको अच्छे से पता है, किसके थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम कर रहा है। और अगर देखा जाए तो कीमोसिंथेसिस के थ्रू भी होता है ना,
कीमोसिंथेसिस के थ्रू भी प्रोडक्शन होता है। कीमोसिंथेसिस में एज अ एनर्जी क्या यूज़ हो रहा है, केमिकल कंपाउंड। अब इन केमिकल कंपाउंड्स के हेल्प से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है इनऑर्गेनिक केमिकल्स का, ठीक है, और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन कहने का मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन जो कि दो प्रोसेसेस से हो रहा है, एक फोटोसिंथेसिस एक कीमोसिंथेसिस। तो ये जो फॉर्मेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आ गई बात। यानी प्रोडक्टिविटी का ही मतलब क्या है, प्रोडक्शन, सिंथेसिस, सब्सटेंस का फॉर्मेशन। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो सबको क्लियर होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट। सेकेंडरी प्रोडक्ट कहने का मतलब जो कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बचा हुआ है ना, उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। कंज्यूमर लेवल पे अगर हम बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी है उसमें आप बार बार टर्म देखते होंगे जीपीपी। जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, जीपीपी इज द अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज कार्बन बायोमास। यानी कार्बन का जो बायोमास है वो हम कैसे दिखाएंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, ठीक है ना। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी जिसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ कार्बन बायोमास दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्रिएट इन अ गिवन लेंथ ऑफ टाइम। जिसको किसने क्रिएट किया है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ने। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस प्रोसेस से, ठीक है ना। अब इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, जीपीपी। जीपीपी मतलब क्या, जो प्रोड्यूसर्स ने लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी का यूज़ करके, ग्रीन प्लांट्स हो या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो, जो फूड बनाया है, ऑर्गेनिक फूड बनाया है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जीपीपी। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी टोटलिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड जीपीपी। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है एनपीपी प्लस आर। आर मतलब होता है रिस्पिरेटरी प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो रिस्पिरेटरी प्रोडक्ट कहने का मतलब, अब जैसे प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा है, तो अब प्लांट जो फूड प्रिपेयर कर रहा है उसमें एनर्जी भी तो लग रहा है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी लग रहा है उसे ही हम बोलते हैं आर, ठीक है ना। तो यहाँ नेट जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फॉर्म हुआ है और उसके साथ साथ जो रेस्पिरेशन में यूज़ हुआ है, उन सबको मिला करके जो प्रोडक्ट होगा उसे हम जीपीपी बोलेंगे। यानी पूरा का पूरा प्रोडक्ट बिना किसी लॉस के, बिना किसी यूज़ के जो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा प्लांट के पास, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास, उसे हम क्या बोलेंगे, जीपीपी, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्ट यानी एनपीपी। एनपीपी क्या है, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। आर अभी थोड़ी देर पहले बताया, रेस्पिरेटरी लॉस, यानी जो भी प्रोड्यूसर्स हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, अगर हम टोटल प्रोडक्ट में से माइनस कर दे तो टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या था, जीपीपी। जीपीपी में से अगर हम आर को माइनस कर दे, यानी जो यूज़ हुआ है रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्रोडक्ट, उसे हम माइनस कर दे तो जो बच जाएगा उसे हम बोलेंगे नेट। तो ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए बच गया है ना, T2 को, T3 को, तो इसीलिए हम उसे हम क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। यानी नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए जो प्रोडक्ट बचा है उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। समझ में आ गई बात। यानी व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज़ प्रोडक्टिविटी रिमेन आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस। रेस्पिरेटरी लॉस के बाद जो प्रोडक्ट नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए बच गया है उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं। ठीक है, तीसरा देख रहे हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब एनपीपी माइनस एच, यानी हेट्रोट्रॉपिक कंजम्पशन के बाद, मतलब ये एनपीपी था, यहाँ एनपीपी था, अब एनपीपी में से जब एच हेट्रोट्रॉप्स ने इसका यूज़ कर लिया तो जो प्रोडक्ट बचा उसे हम क्या बोलेंगे, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। यानी प्रोडक्टिविटी रिमेन आफ्टर हेट्रोट्रॉपिक कंजम्पशन। क्लियर वर्ड में है, समझ में आ रहा होगा क्या है, प्रोडक्टिविटी रिमेन्स आफ्टर हेट्रोट्रॉपिक कंजम्पशन। हेट्रोट्रॉपिक कंजम्पशन के बाद जो प्रोडक्ट बच जा रहा है उसे हम बोल रहे हैं नेट कम्युनिटी
प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ हम कुछ टर्म्स देखते हैं जो हमने पहले भी देखा था। स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप कहने का मतलब क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इन एन इकोसिस्टम, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। यानी पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम में जो ऑर्गेनिक मटेरियल एक इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक मटेरियल का जो अमाउंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। तो कहीं भी स्टैंडिंग क्रॉप लिखा हो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल के अमाउंट की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप, इट इज़ एन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट भी आपको मिलेगा जगह जगह। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है स्टैंडिंग क्वालिटी, कहने का मतलब अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इन एन इकोसिस्टम। अगर हम इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल के अमाउंट की बात करेंगे तो उसे हम स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे, और अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करेंगे तो स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप? Standing crop is the amount of organic material per unit area and per unit time in an ecosystem. But standing state is the amount of inorganic material per unit area in unit time in an ecosystem. Clear बात? ठीक है, so standing state और standing crop समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट यहाँ एक पॉइंट देखिए, स्टैंडिंग क्रॉप यानी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, स्टैंडिंग स्टेट यानी अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन सीजनल एक्टिविटी। ये वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह ये जो स्टैंडिंग स्टेट है यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है या स्टैंडिंग क्रॉप यानी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये सब जगह सेम हो, ये वेरी करता है। किस डिपेंड किस पे कर रहा है, सीजनल एक्टिविटी, जैसा सीजनल एक्टिविटी होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, अब अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इकोलॉजिकल निशे। बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हैं, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल निशे? इकोलॉजिकल निशे का मतलब होता है, समझिए पहले, फंक्शनल रोल और प्रोफेशनल रोल ऑफ स्पीसीज इन देयर इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, एक मान लीजिए हम कोई भी इकोसिस्टम लेते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम लेते हैं, कोई भी इकोसिस्टम लेते हैं, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर किसी एक स्पीसीज़ का जो रोल होगा, या तो वो रोल प्रोड्यूसर का हो सकता है, या तो वो रोल कंज्यूमर का हो सकता है, या वो रोल सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोरस, इन सब का रोल हो सकता है। तो ये जो रोल उस स्पीसीज़ को दिया गया, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल निशे बोलते हैं। समझ में आ गई बात। व्हाट इज इकोलॉजिकल निशे? फंक्शनल रोल और प्रोफेशनल रोल ऑफ स्पीसीज इन देयर इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निशे। ठीक है, इकोलॉजिकल निशे ऑफ ग्रासहॉपर इज प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर हम ग्रासहॉपर की बात करें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रासहॉपर का कौन सा रोल है, प्राइमरी कंज्यूमर का रोल है। ठीक है, सो किसी भी स्पीसीज़ का जो रोल होगा किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, जैसे अगर हम बात करें पॉन्ड इकोसिस्टम, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का रोल किसको दिया गया है, कौन है, फाइटोप्लैंक्टन। तो वो जो रोल है इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल निशे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस। व्हाट इज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस? कहने का मतलब जैसे ग्रासेस और फाइटोप्लैंक्टन। तो अगर हम ग्रासेस को देखें तो ग्रासेस का रोल क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रासेस का रोल प्रोड्यूसर का है, और फाइटोप्लैंक्टन्स देखें तो फाइटोप्लैंक्टन का जो रोल है वो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या है, प्रोड्यूसर है। मतलब दोनों अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर इन दोनों का ही रोल क्या है, सेम है। तो इसे ही हम बोलेंगे इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। कहने का मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर सेम रोल है, सेम इकोलॉजिकल निशे हैं, सेम फंक्शनल, यानी टू स्पीसीज हैविंग सेम इकोलॉजिकल निशे बट इन डिफरेंट इकोसिस्टम और हैबिटेट। मतलब जो फंक्शनल रोल है वो दोनों का सेम है, लेकिन एक इकोसिस्टम के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है ग्रासेस या फाइटोप्लैंक्टन, पॉन्ड इकोसिस्टम और ग्रासेस वाला कौन सा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम।
ठीक है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम एक अलग इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक अलग इकोसिस्टम है। इन दोनों इकोसिस्टम के अंदर हम अगर फाइटोप्लैंक्टन की बात करें और ग्रासेस की बात करें तो दोनों का ही जो इकोलॉजिकल निशे है यानी जो फंक्शनल रोल है वो क्या है, सेम है ना। सो सेम है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर बात। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल है, अलग अलग डिफरेंट साइकिल्स जिन्हें हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स, जिसमें आपका नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सारे साइकिल्स आते हैं। इन साइकिल्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने जितने भी बायोटिक फैक्टर्स थे और उनसे रिलेटेड जो भी कुछ था, चाहे ट्रॉपिक लेवल हो, फूड चेन हो, फूड वेब हो, पिरामिड्स हो, हर चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। सो इकोलॉजी में हमने इन सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अब हमें जो नेक्स्ट डिस्कस करना है वो नाइट्रोजन साइकिल्स, कार्बन साइकिल, मतलब अलग अलग बायो जियो केमिकल साइकिल को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे ए बायोटिक फैक्टर्स, जो कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। सो ए बायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, वाटर देखेंगे, विंड देखेंगे, इन सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। एंड देन उसके बाद हम लोग एडेप्टेशंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए। लॉकडाउन में जितना अच्छे से पॉसिबल हो उतना अच्छे से कोशिश कीजिए, बार बार इसको देखिए, नहीं समझ में आता है फिर से रिपीट कीजिए। और अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आए तो भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाँ हमें समझ में आ गया है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।